तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जिस घोषणा पत्र का नाम क्या है? मानव अधिकारों की सार्वलौकिक या विश्वव्यापी घोषणा। दोस्तों, देखिए कि मानव अधिकार की ज़रूरत क्यों पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में मानवीय अधिकारों पर जो कुठाराघात हुआ, उसे यह अनुमान लगाया गया कि भविष्य में मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये ठोस कदम उठाने का दायित्व जो मिला, वह संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक और सामाजिक परिषद को यह कार्य सौंपा कि वह मानवीय अधिकार की सुरक्षा हेतु योजना प्रस्तुत करे। परिषद के द्वारा श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र प्रारूप तैयार किया गया, जिसे महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध का काल चल रहा था, तो उस टाइम मानवीय अधिकार में बहुत ज़्यादा ही कुठाराघात हो गया था। उसे यह अनुमान लगाया गया था कि भविष्य में मानवाधिकार की रक्षा के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? आर्थिक और सामाजिक परिषद एक संगठन है, उसको यह कार्य सौंप दिया। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद ने यह कार्य मानव अधिकार सुरक्षा हेतु योजना प्रस्तुत के लिए परिषद ने श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद ने श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट को अध्यक्षता दिया कि वह मानवीय अधिकार आयोग का स्थापना करे। तो श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट ने मानव अधिकारों की घोषणा पत्र प्रारूप तैयार किया और उसके बाद वह उसे महासभा में संघ में सौंपी होगी। तो उसके बाद 10 दिसंबर 1948 को बिना किसी विरोध के मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्मित महासभा द्वारा स्वीकृत अधिकार पत्र को ही मानवाधिकार की सार्वलौकिक एवं विश्वव्यापी घोषणा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इससे सब सिंपल वे में समझिए आप कि जब श्रीमती एलिनोर रूजवेल्ट ने एक मानवाधिकार आयोग का स्थापना करके एक घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार की और उसे महासभा में प्रस्तुत किया गया, तो महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया गया। और इसका नाम क्या दिया गया घोषणा पत्र का? मानव अधिकार की सार्वलौकिक एवं विश्वव्यापी घोषणा। उसके बाद बताया गया कि मानव अधिकार के व्यापक प्रचार की दृष्टि से ही प्रतिवर्ष 10 दिसंबर का दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मानव अधिकार का जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उसी के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष हम लोग 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है कि घोषणा पत्र में मानव अधिकारों के संबंध में 30 धाराएं हैं, जिनमें मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। देखिए क्या क्या है। घोषणा पत्र की मुख्य बातें निम्नांकित है। अनुच्छेद नंबर 1। दोस्तों, इसमें जितना भी अनुच्छेद है, उसमें से जो जो भारतीय कानून में लागू होता है, हमने उन्हीं के बारे में इसमें बताया है। आइए देखते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 1 में क्या है? सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकार तथा मर्यादा में समान है। दोस्तों, सभी मनुष्य जो हैं जन्म से स्वतंत्र हैं और सभी को समान अधिकार और समान मर्यादा में रहने का अनुच्छेद 1 में बताया जा रहा है। अनुच्छेद 2 में क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति अथवा सामाजिक उत्पत्ति, जन्म अथवा अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना इस घोषणा में व्यक्त किए गए अधिकारों और स्वतंत्रता का पात्र है।
दोस्तों अनुच्छेद 2 में जो बताया गया है वह बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति में ना तो जाति का भेदभाव होना चाहिए, ना ही रंग का, ना लिंग का, ना भाषा का, ना धर्म का, ना राजनीति का। मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सभी मतलब प्रत्येक व्यक्ति को इसमें बताया गया घोषणा पत्र में जितना भी अनुच्छेद है सब पे समान तरह से लागू होता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं। अब देखिए अनुच्छेद 3 में क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 3 में बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन अपने तरह से जीने का और अपने आप की सुरक्षा करने का पूर्णतः अधिकार है। अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है, कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकेगा। पहले हम लोगों में दास प्रथा चलती थी, अब वैसा है कि अब कोई भी व्यक्ति को ना तो गुलाम बना के रखा जा सकता है, ना ही उससे बंधुआ मजदूरी करवाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 5 में देखिए क्या है, किसी व्यक्ति को क्रूर या अमानुनासिक दंड नहीं दिया जाएगा और ना ही उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। दोस्तों पहले क्या होता था, छोटी जाति बड़ी जाति में भेदभाव होता था, उसके बाद क्रूप में और सुंदर में भेदभाव होता था, उससे अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है किसी भी व्यक्ति को क्रूर या अमानुनासिक दंड नहीं दिया जाएगा, ना ही उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 7 में क्या है, कानून के सामने सभी समान हैं और किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं। दोस्तों भारत देश का या फिर किसी भी विश्व के किसी भी नागरिक के द्वारा बनाए, किसी भी नागरिक को उसके राज्य द्वारा बनाया गया कानून में सारा एक समान है, उस सब में कोई भी भेदभाव नहीं है, ना तो जाति को लेके, ना धर्म को लेके, ना लिंग को लेके, कोई भी भेदभाव नहीं है, सभी के लिए समान कानून है। ऐसा अनुच्छेद 7 में बताया गया है। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों, आगे अनुच्छेद 9 में है कि किसी व्यक्ति की मनमानी, गिरफ्तारी, कैद अथवा निष्कासन नहीं हो सकेगा। दोस्तों अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, कैद नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे किसी भी पद से निष्कासित कर सकते हैं अपने मन से, जब तक कि कोई नियम कानून ना हो। आगे देखते हैं अनुच्छेद 11 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक उसे निर्दोष समझा जाएगा जब तक कि उसे खुलेआम मुकदमे द्वारा, जिसमें उसे अपने को निर्दोष प्रमाणित करने की सुविधा प्राप्त रही हो, अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी अपराध किया है तो वह तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक कि उसे खुलेआम मुकदमा के द्वारा उसे निर्दोषित मतलब कि अपराधी प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है, किसी की भी पारिवारिक, गृहस्थी संबंधी और पत्र व्यवहार की गोपनीयता में मनमाना दखल नहीं दिया जाएगा और ना उसके सम्मान और ख्याति पर आघात पहुंचाया जाएगा। दोस्तों किसी का भी पारिवारिक, गृहस्थी जीवन में या पत्र व्यवहार में या कोई भी गोपनीय बात हो उसमें मनमाने दखल नहीं दिया जा सकता है और ना ही उसके सम्मान या ख्याति में कोई भी आघात पहुंचाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 12 में है कि ऐसा अधिकार मिला है मानव को। अनुच्छेद 13 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के भीतर आवागमन एवं निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जिस भी राज्य में रहता है उसमें उसको कहीं भी आने जाने के प्रति किसी से परमिशन नहीं लेना होगा, कहीं पे भी रहने के लिए उसे किसी का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वतंत्र है इस कार्य के लिए। अब देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अपराध के लिए दंड से बचने हेतु किसी अन्य देश में आश्रय लेने और सुख से रहने का अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 14 के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक अपराध के लिए दंड से बचना चाहता है, राजनीतिक अपराध मतलब हो गया क्या कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक से रिलेटेड कोई भी अपराध किया होगा वो, तो उससे अगर वह बचना चाहता है तो वह किसी भी देश में जाके आश्रय ले सकता है और सुख से रहने का अधिकार उसे दिया गया है अनुच्छेद 14 के द्वारा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है और राष्ट्रीयता परिवर्तन का भी मान्य अधिकार है। दोस्तों सभी व्यक्ति को अपने राष्ट्रीयता का अधिकार है और वो अपने राष्ट्रीयता को बदलना चाहते हैं, मतलब किसी भी दूसरे देश में, किसी भी दूसरे देश राष्ट्र में जाके रहना चाहते हैं तो उसका पूरा तरह से उसे अधिकार है, पूरा स्वतंत्र है वो अपने राष्ट्रीयता को बदलने के लिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 में है कि वयस्क अथवा वयस्क अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। विवाह करने
वैवाहिक जीवन व्यतीत करने और वैवाहिक संबंध विच्छेद के प्रसंग में स्त्री पुरुष दोनों पक्ष को समान अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, अगर वयस्क अवस्था वाले कोई भी पुरुष या महिला है, उसे ना तो जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के बिना वह विवाह कर सकते हैं। उसे परिवार स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। विवाह करने, वैवाहिक जीवन व्यतीत करने और वैवाहिक संबंध विच्छेद प्रसंग में स्त्री पुरुष दोनों के पक्ष को समान अधिकार प्राप्त है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 17 में क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरे के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। कोई भी अपनी संपत्ति से मनमाने तौर पर वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरे के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। कोई भी संपत्ति हो आप किसी और के साथ भी साझा कर सकते हैं या आप खुद भी रख सकते हैं। आपके साथ कोई भी मनमाने तौर पर आपसे संपत्ति नहीं ले सकता है जब तक कि आप उसे किसी को सौंप ना दे, या फिर आपसे कोई भी मुआवजा के बिना कोई भी संपत्ति आपका नहीं ले सकता है। ऐसा अधिकार मिला है हमें अनुच्छेद 17 के मुताबिक। अनुच्छेद 18 में प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत धर्म प्रचार की स्वतंत्रता तथा धर्म के मत परिवर्तन की स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी वह धर्म में है तो उसे उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है और उसे धर्म परिवर्तन करने का भी पूर्णतः अधिकार दिया जाता है। आइए आगे देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 19 के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रशासन में उसे भाग लेने का पूरा अधिकार है। वह निर्वाचित होने के मतलब निर्वाचित जिस प्रकार से होता है जिस भी देश में, वह निर्वाचित होने का उसे पूर्णतः अधिकार है, चाहे वह किसी भी पोस्ट के लिए हो। आइए अनुच्छेद 23 में देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, जीविका के लिए पेशा चुनने का काम उचित एवं अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने एवं बेकारी से सुरक्षित रहने का अधिकार है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी काम करने का या कोई भी पेशा चुनने का पूर्णतः अधिकार है। आइए अनुच्छेद 24 में देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य से अवकाश लेने का या फिर विश्राम करने का या उसका पूर्णतः अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 24 में। आइए देखते हैं अनुच्छेद 25 में हमें क्या अधिकार मिला है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा जीवन स्तर कायम करने का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य और सुख के लिए पर्याप्त हो। दोस्तों, अगर आपके परिवार या आपको कोई भी ऐसा जीवन स्तर आप कायम करते हैं जिससे आपको सुखी मिले, आप स्वस्थ रहें, तो आपको वह जीवन स्तर कायम करने का पूर्णतः अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 25 में। आइए देखते हैं अनुच्छेद 26 में क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होगी। दोस्तों, भारत देश के या फिर किसी भी देश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का पूर्णतः अधिकार है, खासकर प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा हर देश में निःशुल्क होगी। उसके बाद अनुच्छेद 27 में देखिए क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के संस्कृति जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में, जैसे हमारा भी सांस्कृतिक है, उसमें उस जीवन में प्रत्येक मतलब स्वतंत्र पूर्वक भाग लेने का हमें अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 29 में बताया गया है। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, जैसे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग करने में प्रत्येक व्यक्ति को उन सीमाओं में रहना होगा जो कानूनी द्वारा उद्देश्य में निर्धारित की गई है। दोस्तों, जो हमें अधिकार दिया गया है, हम उसका प्रयोग एक कानूनी तौर पे करें, जो भी उसके कानून के दायरे में आकर ही करें, अपने अधिकार का गलत फ़ायदा नहीं उठाएं। यही अनुच्छेद 29 में बताया गया है। दोस्तों, ये था विश्वव्यापी घोषणा मानव अधिकार के लिए। उम्मीद है हमको आज अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए